गुड इवनिंग, सब समझा राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार, करंट अफेयर प्रिंस कुमार सिंघा में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और SC ड्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ टीचर्स की जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथियों की घोषणा की जा चुकी है और उसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला आपके लिए शुरू की गई है। तो देखते हैं क्या है खास आज के करंट अफेयर्स में, इस मोटिवेशन के साथ कि जिन्हें वास्तव में कुछ करना होता है वे रास्ते ढूंढ लेते हैं, जिन्हें वास्तव में कुछ करना होता है वे रास्ते ढूंढते हैं, और जिन्हें कुछ करना नहीं होता है वे बहाने ढूंढते हैं। जिन्हें कुछ करना नहीं होता है वे बहाने ढूंढते हैं। तय आपको करना है कि आपको रास्ता ढूंढना है या बहाना ढूंढना है, यानी प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है या फिर बहाना ढूंढना है कि पेपर टफ आ गया, पेपर कठिन आ गया, या पेपर में ये क्वेश्चन गलत आया, ये क्वेश्चन ऐसा आया वैसा आया। इन सब चाहे बहानों से काम नहीं करना है, बहानों से काम नहीं चलेगा, इसलिए बहानों से बचना है तो हमें रास्ता ढूंढना होगा। रास्ता एक ही है, हम करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य सारे जो हमारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सारे जो हमारे पेपर महत्वपूर्ण हैं, सबको ध्यान दें और सब पे फोकस करें। तो देखते हैं क्या कुछ है खास मोटिवेशन कि जिन्हें कुछ करना होता है वे रास्ते ढूंढ लेते हैं, जिन्हें कुछ नहीं करना होता है वे बहाना ढूंढ लेते हैं। तो तय आपको करना है कि रास्ता ढूंढना है या बहाना। तो शुरू करते हैं हम लोग रास्ते की तरफ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है खास आज के कुछ करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, ठीक है, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? फ्रेंच ओपन 2024 सिंगल्स मेंस के विजेता कौन बना? ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 के सिंगल्स मेंस का विजेता कौन बना? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 को जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 को जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन है? यूएन ने हाल ही में किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? आम चुनाव 2024 में कुल मतदान कितना प्रतिशत रहा? फतह दो किस देश की मंत्री लॉन्च रॉकेट सिस्टम है? भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में शुरू की गई? ITTF के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो देखते हैं क्या कुछ है खास, इन प्रश्नों का उत्तर क्या है और इनके साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम इसके बारे में चलते चले जाएंगे। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? वो है अनामिका। कौन है? अनामिका। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट शामिल हो गई है जिनका नाम है अनामिका। कौन है? अनामिका। अनामिका को INS रजाली पर फ्लाइट परेड हुआ, उस परेड में इनको शामिल किया गया। INS रजाली पर जो परेड हुआ उसमें शामिल किया गया अनामिका को महिला हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में किसे शामिल किया गया? अनामिका को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? अनामिका को शामिल किया गया। अनामिका INS रजाली पर जो परेड हुई, फ्लाइट परेड, उस परेड में इनको शामिल किया गया। और ये कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक है, किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तो नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका शामिल हो गई है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं तथ्य। जवान नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जवान जोड़ JOR जोड़, जवान जोड़ 1584। क्या याद रखिएगा? 1584। जो से है हमारे जो भारतीय सेना दिवस है। क्या है? भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक, 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाएगा? 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जवान जोड़ कोड याद रखिएगा। कोड क्या है? जवान जोड़ 1584। जवान क्या जोड़ता है? 1584 जोड़ता है। और जब 1584 जोड़ेगा तो हमारा जो भारतीय सेना दिवस है, भारतीय वायुसेना दिवस है, भारतीय नौसेना दिवस है, ये तीनों आ जाएगा। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस,
वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? आपको पता होगा, सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। इन्होंने पवन चांगलिंग का स्थान लिया। पवन चांगलिंग का, ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के हैं, ठीक है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह तमांग। इन्होंने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और इनकी पार्टी ने, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने, जो सिक्किम की कुल 32 सीटें हैं, 32 सीटों में से 31 सीट जीत ली थी। कितनी? 31 सीटें प्राप्त की थी। कितनी सीटें प्राप्त की थी? 31 सीटें प्राप्त की थी। यानी सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रेम सिंह तमांग ने शपथ ली, और सिक्किम, जो कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य माना जाता है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य माना जाता है सिक्किम, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उस सिक्किम में जो 32 सीटें हैं विधानसभा की, सिक्किम में 32 सीटें हैं विधानसभा की, उस 32 सीटों पे जो चुनाव हुआ, उसमें से 31 सीटें प्रेम सिंह तमांग की पार्टी ने जीत ली, और प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। देखते हैं सिक्किम के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सिक्किम को भारत के 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? सह राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। फिर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। कब? 1975 में। कब शामिल किया गया था? 1975 में शामिल किया गया था सिक्किम को। सिक्किम से संबंधित जो संविधान का अनुच्छेद है, संशोधन है, वो कौन सा है? वो है 35वां संविधान संशोधन, और एक कौन सा है? एक है 36वां संविधान संशोधन। दोनों संविधान संशोधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही संविधान संशोधन क्या हैं? अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए याद रखिएगा, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में, और 1975 से सिक्किम पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल है। और यहीं पर, यहाँ पर पूर्ण राज्य के रूप में शामिल है, और फिर उसके बाद 1975 में शामिल है। यहाँ पे जो नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है प्रेम सिंह तमांग ने ली है। इन्होंने पवन चामलिंग का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? पवन चामलिंग का स्थान लिया हुआ है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फ्रेंच ओपन 2024 वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है हमारे पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता कौन बना? फ्रेंच ओपन सिंगल्स मेंस के विजेता कौन बने? सिंगल्स मेंस के विजेता कौन बने? तो है कार्लोस अल्कराज। कौन बना है? कार्लोस अल्कराज। ये कहाँ के हैं? कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के। किसको हराए हैं ये? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। किसको हराए हैं? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराए हैं। कार्लोस अल्कराज ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो जर्मनी के हैं, कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। जर्मनी के हैं। इनको हराकर फ्रेंच ओपन 2024 का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फ्रेंच ओपन 2024 का सिंगल्स का जो मेंस खिताब है, कार्लोस अल्कराज ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर जीत लिया है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन के विजेता हैं। ये किस देश के हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पेन के रहने वाले हैं। स्पेन जिसकी राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड जो कि मैंजियर नदी के किनारे है। फिर जर्मनी किसको हरा के जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा के जीता है। किस देश के अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहने वाले हैं? अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के रहने वाले हैं। जर्मनी जिसकी राजधानी है बर्लिन। बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्पीड नदी के किनारे है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्पीड नदी के किनारे है। बर्लिन में ही राइन नदी है। बर्लिन में ही ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है। बर्लिन में ही ब्लैक फॉरेस्ट है और माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ठीक। राइन नदी है। जर्मनी में ही रूर कोयला क्षेत्र है। जर्मनी में ही रूर कोयला क्षेत्र भी है। तो दोस्तों, जर्मनी से संबंधित हमने बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको उपलब्ध करा दी हैं। इनको जरूर नोट करिएगा। जो मैंने बोला उसको नोट करते जाइएगा। साथ में ही फ्रेंच ओपन 2024 की जो विमेंस हैं, विमेंस में कौन जीता है?
विमेंस में कौन जीता है? इगा स्वीटेक, इगा स्वीटेक, इगा स्वीटेक, स्वीटेक, ठीक है। इगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड की है। कहाँ की है? पोलैंड की। इगा स्वीटेक किसको हरा के जीती है? ये इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जैस्मिन पाओलिनी। जैस्मिन पाओलिनी कौन है? जैस्मिन पाओलिनी, जैस्मिन पाओलिनी कौन है? जैस्मिन पाओलिनी है। इगा स्वीटेक ने जैस्मिन पाओलिनी को हराकर क्या किया? फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया। फ्रेंच ओपन 2024 का जो विमेंस खिताब है, विमेंस सिंगल्स का खिताब है, जीत लिया इगा स्वीटेक ने जैस्मिन पाओलिनी को हरा के। जैस्मिन पाओलिनी किस देश की खिलाड़ी है? यह इटली की। कहाँ की है? इटली की। जी हाँ दोस्तों, इटली जिसकी राजधानी है रोम। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर, ठीक है। इटली का ही नजदीक था जिसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था बनाई थी। उसी की तर्ज पर यंग इंडिया नामक संस्था भी बनाई गई थी भारत में 1927 28 1931 32 के आसपास हेनरी विवियन डिजोरियो के द्वारा, हेनरी विवियन डिजोरियो के द्वारा यंग इंडिया नामक एक संस्था बनाई गई थी, जो यंग यूरोप और यंग इटली की तर्ज, जो मैजनी के क्रांतिकारी युवाओं का समूह था, उसी की तर्ज पे हेनरी विवियन डिजोरियो के द्वारा 1831-32 में क्या किया गया? यंग यूरोप और यंग इंडिया, यंग यूरोप और यंग इटली के तर्ज पे ही यंग इंडिया नामक एक संस्था बनाई गई थी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण ही साबित हो सकता है। हेनरी विवियन डिजोरियो के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, इगा स्वीटेक किस देश की है? पोलैंड की है। पोलैंड जिसकी राजधानी है, पोलैंड जिसकी राजधानी है वार्सा। पोलैंड जिसकी राजधानी क्या है? वार्सा। जी हाँ दोस्तों, वार्सा विस्चूला नदी के किनारे है। वार्सा किस नदी के किनारे है? विस्चूला नदी के किनारे है। वार्सा पैक्ट हुआ था 1954 में, जो कि नाटो के प्रत्युत्तर में तैयार किया गया। रूस के नेतृत्व में एक संगठन था, जो कि नाटो के सदस्य देशों के द्वारा अगर किसी भी वार्सा के सदस्य देशों के ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो उसकी सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था। वार्सा पैक्ट पोलैंड के राजधानी में हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया वार्सा पैक्ट। तो इगा स्वीटेक जैस्मिन को हरा के जीत चुकी हैं। तो दोस्तों, इसे हम कोड के रूप में कैसे याद करेंगे? कोड क्या बनाते हैं हम इसको? कोड देखते हैं क्या बनेगा हमारा। कोड बहुत अच्छा कोड होगा अगर कोड अगर आप लोग याद रख लेते हैं। फ्रेंच फ्रेंच कास्पे, फ्रेंच कास्पे, फ्रेंच कास्पे अलेज, फ्रेंच कास्पे अलेज, फ्रेंच कास्पे अलेज, फ्रेंच कास्पे अलेज पोई, फ्रेंच कास्पे अलेज पोई, पोई जेस्ट, पोई इट जेट, पोई इट जैस, पोई इट जैस्मीन, पोई इट जैस्मीन, फ्री कास्पे अलेज पोई इट जैस्मीन, फ्री कास्पे अलेज पोई एट जैस्मीन, पोई इट जैस्मीन, पोई इट जैस्मीन। ये कोड अगर आप याद रखेंगे तो इससे आपका ये फ्रेंच ओपन सिंगल्स का जो फीमेल और मेल जो विजेता विजेता पूछेगा, उनसे संबंधित देश पूछेगा, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मैं कोड को डिकेट करता हूँ एक बार। फ्रेंच यानी फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच यानी फ्रेंच ओपन है। कास्पे यानी किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। स्पेन के रहने वाले हैं। किसके, कहाँ के रहने वाले? स्पेन के। का से है कार्लोस अल्कराज, स्पेन से हो जाएगा स्पेन। एलेक्जेंडर से एलेस हो जाएगा एलेक्जेंडर। किस देश के खिलाड़ी है? जर्मनी के खिलाड़ी है, ये जर्मनी के हैं। और विमेंस में है पोलैंड की खिलाड़ी इगा स्वीटेक, इगा स्वीटेक। और इटली की जैस्मिन को हरा के जीती हैं, इटली की जैस्मिन को हरा के जीती हैं। ये कोड जरूर याद रखिएगा, फ्रे कास्पे अलेज पोई इट जैस्मिन, फ्रे कास्पे अलेज पोई इट जैस्मिन। अगर आप कोड याद रखेंगे तो फ्रेंच ओपन से संबंधित अगर प्रश्न आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंच ओपन के बादशाह के रूप में, आपको पता ही है कि राफेल नडाल थे। राफेल नडाल इस बार नहीं है, राफेल नडाल पहले चरण में बाहर हो गए। फ्रेंच ओपन का जो कहा जाता है लाल बजरी का बादशाह जिसे कहा जाता था, राफेल नडाल को, रोजर फेडरर और फिर ये रोजर फेडरर, राफेल नडाल और ये जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उसमें से जो फ्रेंच ओपन के लाल बजरी के बादशाह हैं, किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। राफेल नडाल और अन्य जो रोजर फेडरर हैं, फिर साथ में अन्य जो खिलाड़ी हैं, इनको आपको याद रखना है। राफेल नडाल को फ्रेंच ओपन का क्या कहा जाता है? फ्रेंच ओपन का बादशाह यानी लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। फ्रेंच ओपन यानी लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को कहा जाता है। राफेल नडाल को कहा जाता है। सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन के विजेता रहे हैं राफेल नडाल, ठीक है। राफेल नडाल सबसे अधिक समय तक विजेता रहे, बहुत बार विजेता रहा फ्रेंच ओपन के, लेकिन इस बार वो बदल गए हैं।
कार्लोस और अगराज ने उनका स्थान ले लिया है और अलेक्जेंडर ज्यूरियो जर्मनी को हरा के जीते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता था, तो ये है राफेल नडाल। लाल बजरी के बादशाह कौन थे, राफेल नडाल है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 को जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 को जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो पहली भारतीय है पूजा तोमर। कौन है, पूजा तोमर। कौन है, पूजा तोमर। ठीक है, पूजा तोमर साइक्लोन, पूजा तोमर साइक्लोन। जो यूएफसी है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, यूएफसी, यूएफसी, यूएफसी में पूजा तोमर को साइक्लोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, साइक्लोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इन्होंने रेयानो डास को हराया। किसको हराया, रेयानो डास को हराया। रेयानो, रेयानो डास को हराया। किसको हराया, रेयानो डास को हराया। ठीक है, रेयानो डास को हराया। रेयानो डास को हरा के जीती हैं, रेयानो डास को हरा के जीती हैं। और रेयानो डास कहाँ के हैं, ब्राजील के हैं। कहाँ के हैं, ब्राजील, जिसकी राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। ब्राजील, जिसकी राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। ब्राजील में ही रियो डी जेनेरो है, जहाँ पर 1992 में यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी जैसे सम्मेलन हुए थे। सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि भारत में विश्व में यूएनएफसीसी, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन सारे को 1992 के सम्मेलन में लाया गया था। रियो डी जेनेरो सम्मेलन में लाया गया था। तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरो। फिर 2012 में ही रियो सम्मेलन होता है। तो सम्मेलन, उस रियो सम्मेलन में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो ब्राजील जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया, ब्राजील जिसकी राजधानी क्या है, ब्राजीलिया, ब्राजील जिसकी राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में किस देश को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में किस देश को ब्लैक लिस्टेड किया है, जी हाँ दोस्तों, इजराइल को किया है। किसे किया है, इजराइल को। किसे किया है, इजराइल। इजराइल जिसकी राजधानी क्या है, यरूशलेम। इजराइल जिसकी राजधानी क्या है, यरूशलेम है। इजराइल जिसकी राजधानी क्या है, यरूशलेम है। क्योंकि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इजराइल और हमास को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। क्यों, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जो फिलिस्तीन में जो युद्ध की स्थिति, युद्ध बनाया किया जा रहा है, उसकी वजह से लगभग 37 से 38 हजार फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीनी और इजरायली नागरिकों को मृत्यु हो चुकी है। इसी कारण से वहां पर मानवाधिकार हनन, मानवाधिकार उल्लंघन को कारण, मानवाधिकार उल्लंघन को लेके जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के रहने वाले, इन्होंने यूनाइटेड नेशन के देशों के आग्रह पर इजराइल और फिर हमास को क्या किया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ऐसा नहीं है, इजराइल और हमास पहले ऐसे संगठन है जिन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इससे पहले रूस को क्या किया गया था, यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण शामिल किया जा चुका है। ISIS को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। साथ में ही अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार और मालदीव जैसे जो देश हैं, जहां पर भी मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित घटनाएं आ रही हैं, बड़े पैमाने पे आ रही हैं, उन सारे देशों को यूनाइटेड नेशन ने ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। उन सारे देशों को ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। इजराइल ने भी हाल ही में अल जजीरा चैनल को भी क्या किया है, फिर से उस पर जो प्रतिबंध था उसे बढ़ा दिया है। अल जजीरा चैनल पर भी प्रतिबंध बढ़ा दिया है। तो बढ़ते हैं इजराइल से बाद अगले प्रश्न की तरफ। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा, तो 65.79% रहा। कितना रहा, 65.79% रहा। जी हाँ दोस्तों, इस बार भारतीय लोकतंत्र ने इस बार भी पिछले बार की तरह फर्स्ट डिवीजन को पास कर लिया। फर्स्ट डिवीजन तो पास कर लिया था, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रहा कुछ कम रहा। यानी 2019 में जो था 67.49% था। 2019 में 2019 के आम चुनाव में 67.949% था। इस बार ये 65.79% पे आ गया है। यानी वोटिंग परसेंटेज कुछ घटा है। वोटिंग परसेंटेज क्या हुआ है, कुछ घटा है, जिसकी वजह से आपने देखा ही होगा कि भारत में जो चुनाव हुआ ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। लोकतंत्र, भारत जो है लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा देश है, लोकतंत्र का भागीदार, लोकतंत्र का मंदिर के रूप में दुनिया में जाना जाता है। लोकतंत्र के मंदिर में जो चुनाव हुआ 65.79% रहा। ठीक है, 65.79% चुनाव वोटिंग के बाद जो मतगणना हुई उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एनडीए के घटक दल के रूप में बीजेपी यानी 230 सीटों के साथ रही। बीजेपी की 230 सीटें आई। फिर कांग्रेस की थी 99 सीट। फिर सपा की थी 39 सीट। ठीक है, सपा की थी 39 सीट है। ठीक, सपा की है 39। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीट किसने जीती थी, सपा ने 37 या 39 जीती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे सपा ने जीती है। कांग्रेस इस बार मुख्य विपक्षी दल के रूप में रहेगी। ठीक, तो 230 बीजेपी की आई है
टोटल एनडीए घटक दल में एनडीए ने 295 सीटें प्राप्त की और कल इनके मंत्रियों के द्वारा शपथ ली गई। 8 जून को प्रधानमंत्री के 9 जून को प्रधानमंत्री के द्वारा शपथ ली गई। 8 जून को जो शपथ ली गई है, 8 जून को शपथ लेने के बाद जो विभागों का बंटवारा है वो कर दिया गया है। विभागों के बंटवारे में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्रालय का जो प्रभार है वो राजनाथ सिंह के पास है। वित्त मंत्रालय जो है वो हमारे पूर्व जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी के पास ही है। साथ में रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी के पास में है। परिवहन मंत्रालय यानी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी के पास में है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं वो अभी भी पुराने मंत्रियों के पास ही हैं। कुछ नवीन का चेंज किया गया है। टोटल जो शपथ हुआ 72 लोगों ने शपथ लिया। कितने लोगों ने शपथ लिया? 72। जो शपथ होता है ये भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में है। ठीक है, अनुसूची 3 में है शपथ ग्रहण। अनुसूची 3 में है शपथ। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ है। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में क्या है? शपथ है। भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में शपथ की भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में क्या किया गया है? जो भारत के प्रधानमंत्री हैं जो मंत्री हैं शपथ लेते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। और शपथ दिलाने का जो काम है वो कौन सा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो शपथ होता है आर्टिकल 75 में है। किसमें है? आर्टिकल 75 में है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के आर्टिकल 75 में की जाती है। 75 में जो आर्टिकल 75 के अनुसार जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को नियुक्त करते हैं और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 75 में ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता से एड एंड एडवाइस से कार्य करेगा। आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है यानी भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत का प्रथम नागरिक है, भारत की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, भारतीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। वास्तविक प्रधान वास्तव में कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रधान है यानी जो दाता के रूप में प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां यद्यपि प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता के अनुसार कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के अनुसार क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित मंत्रिपरिषद की जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो जो शपथ दिलाई गई कुल 72 लोगों को दिलाई गई। कुल 72 लोगों को शपथ दिलाई गई। 72 में 7 महिला मंत्री हैं। कितनी महिला मंत्री हैं? 7 महिला मंत्री हैं। साथ में ही 7 महिला मंत्री हैं। इसमें फिर राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और भी अन्य हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं हम एक वीडियो में एक साथ कंपाइल करके आपको उपलब्ध कराएंगे, जो कि लोकसभा चुनाव का स्पेशल होगा। लोकसभा चुनाव का स्पेशल करके देखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फतह दो मल्टी लॉन्च रॉकेट किस देश का सिस्टम? फतह दो किस देश का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है? तो पाकिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। कल अभी हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। और जब अस्थायी सदस्य चुना गया है तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसके साथ डेनमार्क, सोमालिया, फिर ग्रीस और पनामा 4 अन्य देश भी शामिल किए गए थे अस्थायी सदस्य के रूप में। इनका कार्यकाल 2025 से 2026 यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। यूनाइटेड नेशन में 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो यूनाइटेड नेशन में 5 अस्थायी सदस्य के बारे में मैंने आपको बताया था। रुचि फू का कोई कोड बताया था। रुचि फू, ठीक है, रुचि फू यानी रूस, चीन, फिर फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ठीक है। रूस, चीन, फ्रांस, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम 5 सदस्य हैं। रुचि फू का कोड याद रखिएगा, रुचि फू। 5 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 जो होते हैं हर 2 साल पे क्या होते हैं? हर साल 5 जो होते हैं निकलते हैं और 5 अस्थायी सदस्य हर साल चुने जाते हैं। इस बार जो चुना गया है 5 अस्थायी सदस्य जो जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक होगा, उसमें जो चुने गया पाकिस्तान के साथ में डेनमार्क के बाद पनामा, फिर सोमालिया
सोमालिया के साथ साथ में ग्रीस, ये 4 देश अन्य हैं जो पाकिस्तान के अलावा यूएनएससी की अस्थायी सदस्य देशों की सूची में शामिल हुए हैं। ठीक है, भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू की गई उत्तराखंड में। कहाँ शुरू की गई? उत्तराखंड में। कहाँ शुरू की गई? उत्तराखंड में, जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून। क्या है? देहरादून। क्या है? देहरादून है, उत्तराखंड में शुरू की गई। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी किस देश में शुरू की गई? तो भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी किस राज्य में शुरू की गई? उत्तराखंड में शुरू की गई। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी उत्तराखंड में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में शुरू की गई? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्पेशल की दृष्टि से। तो उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई आगरा और मथुरा के बीच में। आगरा और मथुरा के बीच में। आगरा और मथुरा के बीच में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है आगरा में है ताजमहल। आगरा में क्या है? ताजमहल है। जो ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया गया था। 20 वर्षों के लंबे समय के बाद ताजमहल का निर्माण हुआ था। 20 वर्षों के लंबे समय तक इसका निर्माण किया गया था। पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ, एक श्वेत संगमरमर से बना हुआ ताजमहल जो है क्या है? मुगल स्थापत्य कला का एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति है। इसके बारे में हम लोग आगे इतिहास के क्रम में देखेंगे। मथुरा, जो कि भारत को आपको पता ही है कृष्ण भगवान की नगरी है। मथुरा जो कि भगवान कृष्ण की नगरी है। मथुरा में पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। मथुरा में पेड़ा है, जो कि आगरा में पेठा है। आगरा में क्या है? पेठा है। मथुरा में पेड़ा है, आगरा में क्या है? पेठा है। आगरे का पेठा और मथुरा का पेड़ा दोनों ही जीआई टैग प्राप्त किए हुए हैं। आगरा का पेठा और मथुरा का पेड़ा, ये दोनों जीआई टैग भी प्राप्त किए हैं। आपको पता है जीआई एक्ट कब आया था? 1999 में आया था। जीआई एक्ट कब आया था? 1999 में आया था। 2004 में पहली बार जीआई दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईटीटीएफ के गवर्निंग बोर्ड में, आईटीटीएफ के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय हैं रीता दानी। रीता दानी है। ठीक है, रीता दानी। आईटीटीएफ के पहले आईटीएफ के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य होने कौन है? रीता दानी है। रीता दानी है। ठीक, वो याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के करंट अफेयर्स के। उम्मीद करते हैं कि ये करंट अफेयर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलते हैं कल एक बार फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।